हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट थ्रू ए ग्लास ब्लॉक। तो सारा फिनोमिना देखने वाले हैं इसमें, साथ में ये भी देखने वाले हैं कि अगर एक लाइट ग्लास ब्लॉक के थ्रू पास होता है तो किधर की तरफ बेंड होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो सबसे पहले हम लोग ग्लास ब्लॉक बना लेते हैं। ओके, एक हो गया आपका ये ग्लास ब्लॉक। ओके, ऑब्वियसली ये ग्लास है तो ये डेंसर मीडियम है और यहाँ पर एक एयर है। ठीक है, तो एयर तो हो गया आपका एक रेयर मीडियम, ये हो गया आपका एक रेयर मीडियम और ये हो गया आपका एक डेंसर मीडियम। ओके, और ये भी हो गया आपका एक रेयर मीडियम। ठीक है, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे ग्लास है और यहाँ पे एयर है। ठीक है, अब एक नॉर्मल बनाते हैं हम। ठीक है, एक नॉर्मल बनाते हैं ग्लास पे। ठीक है, ये हो गया आपका एक नॉर्मल। ठीक है, इसको एन से डिनोट कर देते हैं। ओके, एक नॉर्मल बना दिया, थोड़ा सा और लंबा बना लेते हैं इसको। ओके, अब यहाँ पे हम एक इंसिडेंट रे को फॉल करवाते हैं। ठीक है, तो इंसिडेंट रे यहाँ पे क्या होगा, इंसिडेंट रे यहाँ पे एक मोनोक्रोमेटिक लाइट होगा। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट हम लोग यहाँ पे एक वाइट लाइट को पास नहीं करवा सकते हैं, यहाँ पे एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास करवाएंगे। ठीक है, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है, जिसमें मोनो मतलब सिंगल और क्रोमेटिक मतलब कलर। ठीक है, इसमें सिंगल कलर हो। ठीक है, व्हाइट लाइट में क्या होता है, टोटल 7 कलर होता है। ठीक है, तो उसका एक अलग फिनोमेना है। ठीक है, वो हम लोग दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे मोनोक्रोमेटिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, ये कौन सा लाइट होगा, मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब सिंगल कलर का लाइट होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा, ये इस एंगल को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। ओके, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के जो बीच में एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें कि इंसिडेंट रे को जाना चाहिए था ऐसे करके। ठीक है, एक्चुअल पाथ क्या था इसका, ऐसे करके, मतलब ग्लास से जो निकलना चाहिए था कुछ ऐसे करके निकलना चाहिए था। ठीक है, लेकिन होता क्या है इसमें कि यहाँ पे रेयर मीडियम है और यहाँ पे डेंसर मीडियम है। ठीक है, और आपको पता है कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है तो क्या होता है उसके साथ, टुवार्ड्स दी नॉर्मल बेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल ये है। ठीक है, और यहाँ से जब लाइट आएगा तो इस पास से नहीं जाके थोड़ा सा ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, और यहाँ जाके टच करेगा ये दूसरे सरफेस पे। ठीक है, तो इस दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा इसको आर से डिनोट कर लेते हैं हम। ठीक है, आर से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक नॉर्मल बनाते हैं हम लोग फिर से। ठीक है, एक नॉर्मल बना दिया। ठीक है, इसको एम से डिनोट कर देते हैं हम लोग, एम से। ठीक है, इसको एन से डिनोट कर दिए और इसको एम से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे एंगल आर है तो यहाँ पे एंगल भी आर कितना होना चाहिए, आर ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एंगल कितना होना चाहिए, आर। कैसे, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये वाला तो पता ही होगा आपको कि अगर दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और ये दोनों के बीच में अगर ये कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जितना एंगल होगा ये भी उतना ही एंगल होगा। ठीक है, अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे अगर एंगल आर है तो यहाँ पर भी एंगल आर ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे डेंसर मीडियम है और यहाँ पे एक रेयर मीडियम है। ठीक है, और आपको पता है कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आता है तो क्या होता है, लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट को आना चाहिए था कैसे, कुछ ऐसे आना चाहिए था। ठीक है, आना चाहिए तो कुछ ऐसे, लेकिन अब क्या करेगा ये, अब ये थोड़ा सा अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा चले जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा चला जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इस लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, आना चाहिए था ऐसे करके लेकिन चले जाता है ऐसे करके। ठीक है, अब इस लाइट को तो हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, इस लाइट को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, इस लाइट को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। और इस लाइट को क्या बोलेंगे हम लोग, इमर्जेंट रे। ठीक है, इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, ई एम ई
RGENT इमर्जेंट रे, ठीक है, इमर्जेंट रे, इसको इंसिडेंट रे, इसको रिफ्रैक्टेड रे एंड इसको इमर्जेंट रे, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल रहेगा नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में, इसको बोलेंगे क्या हम लोग, इमर्जेंट एंगल, ठीक है। और एक चीज़ इसमें कॉमन क्या होता है कि जितना यहाँ पे इमर्जेंट एंगल होता है उतना इंसिडेंट एंगल भी होता है, मतलब कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू इमर्जेंट एंगल होता है, ठीक है। ये हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, ये हम लोग लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अगर आप लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी पढ़े होंगे या पढ़ेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये जितना एंगल होगा ये वाला भी उतना ही एंगल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, ठीक है। यहाँ पे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ओके। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो क्या बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं हम लोग, लेटरल डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन होता है कि द perpendicular distance between emergent ray and the path of incident ray is known as the lateral displacement। इमर्जेंट रे के बारे में थोड़ा और जान लीजिए कि इमर्जेंट रे जो होता है वो इंसिडेंट रे के पाथ में तो नहीं होता है लेकिन उसके डायरेक्शन में होता है, मतलब कि ये दोनों पैरेलली शिफ्ट होता है, पैरेलली शिफ्ट होता है मतलब सेम डायरेक्शन में होगा लेकिन सेम लाइन में नहीं होगा। तो उसी रे को हम लोग क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे बोलते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका इमर्जेंट रे, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे और ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अब देखते हैं कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट फैक्टर जो है थिकनेस है, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर जो डिपेंड करता है वो है थिकनेस ऑफ ए ग्लास स्लैब। अगर आप ग्लास स्लैब का थिकनेस को इंक्रीज कराते हैं तो उसमें क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता है। वो कैसे, तो मान लीजिए आपका ये ग्लास स्लैब है, अगर आप इसको और थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, ग्लास स्लैब को सपोज कि यहाँ तक इंक्रीज कर दिए, तो ये इसमें क्या होगा कि सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक अगर बेंड हुआ है तो इसमें और थोड़ा सा बेंड हो जाता है। तो सपोज कीजिए यहाँ तक बेंड हो जाता है, अगर आपका ग्लास स्लैब यहाँ होता है तो ये लाइट और थोड़ा बेंड होकर यहाँ आ जाता है। तो लेकिन पाथ ऑफ इंसिडेंट तो यही रहता है ना, ये तो फिक्स है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पाथ उसका इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट उसका इंक्रीज हो जाता है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज नोन एज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और लेटरल और इमर्जेंट रे आपका थोड़ा सा और शिफ्ट हो जाता है, पैरेलली और शिफ्ट हो जाता है, मतलब कि आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट और इंक्रीज हो जाता है। मतलब कि इसमें फर्स्ट फैक्टर जो है थिकनेस, अगर आप इंक्रीज करते हैं, थिकनेस अगर आप इंक्रीज करते हैं तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। तो सेकंड फैक्टर देखते हैं जिसपे कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। तो सेकंड आपका फैक्टर है वो है आपका इंसिडेंट एंगल। आप जितना इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट मतलब कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज करते हैं तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी आपका इंक्रीज होगा। तीसरा फैक्टर देखते हैं जिसपे कि आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। तो तीसरा फैक्टर क्या है, तीसरा फैक्टर है आपका वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी। जितना ज़्यादा आपका ऑप्टिकल डेंसिटी होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज होता है तो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होता है। मतलब स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होगा मतलब उतना लाइट बेंड करेगा, जितना लाइट स्पीड डिक्रीज करता है उतना लाइट टुवर्ड इट्स नॉर्मल बेंड करेगा। अगर लाइट बेंड करता है टुवर्ड इट्स नॉर्मल मतलब उतना ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, मतलब एन से डिनोट कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, उतना ज़्यादा आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, ओके। चौथा फैक्टर देखते हैं जिसपे कि आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। तो चौथा फैक्टर है आपका वेवलेंथ। वेवलेंथ आपका जितना कम होगा उतना ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि वेवलेंथ अगर कम है तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगा और उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, टुवर्ड्स इट्स नॉर्मल बेंड करेगा, देयरफॉर उतना ज़्यादा आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेगा। देयरफॉर वेवलेंथ आपका कम होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा कौन सा कलर का होता है। तो आप इसको याद रखिएगा कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा वॉयलेट कलर का होता है, क्योंकि इसमें
वॉलेट, क्योंकि इसका वेवलेंथ मिनिमम होता है। तो जिसका वेवलेंथ मिनिमम होता है, हम आपको 4 में ही बताएं, जिसका वेवलेंथ मिनिमम होता है उसमें उतना ज़्यादा टुवर्ड इस नॉर्मल बेंड करेगा और उतना ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वॉलेट का जो होता है इसका वेवलेंथ कम होता है, इसीलिए इसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम होता है। ओके, इसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। और मिनिमम किसका होता है? मिनिमम होता है रेड लाइट का, मिनिमम होता है रेड लाइट का, क्योंकि इसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट इसका मिनिमम होता है, क्योंकि इसका वेवलेंथ मैक्सिमम होता है। ओके, और इसका वेवलेंथ क्या होता है? मिनिमम होता है। और जिसका वेवलेंथ मिनिमम होता है उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। तो होप करते हैं कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय।